Hello everyone, welcome to my channel. I am Vaishali Kaushik here. So today we will start the next topic of 11th class, and in the previous video we have discussed the direct method for measurement the length, है ना. डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने यूज़ किया था आपका ट्रायंगुलेशन मेथड, रिफ्लेक्शन इको मेथड and the most important parallax method. And today we will discuss what indirect method, है ना. प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक in the description box, so you can go and check through the link. Okay, so indirect method for measuring the small distances. अब देखिए हमने जो बात की थी कि अगर लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करना हो तो हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे. तो लार्ज मेथड के लिए, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए हमने मेथड्स पढ़ लिए थे. पैरेलैक्स मेथड है. फॉर एग्जांपल जैसे मून था कि मून की डायमीटर कैसे फाइंड आउट करें, हम मून के क्या डिस्टेंस है अर्थ से, हमसे कैसे फाइंड आउट करें, ये भी हमने पैरेलैक्स मेथड के थ्रू पढ़ा है. और किसी हिल की अगर हमें हाइट मेजर करनी है तो कौन सा मेथड हम यूज़ करें, ट्रायंगुलेशन मेथड, एज आई टोल्ड यू. बट अगर बहुत सारी छोटे छोटे डिस्टेंसेस हैं जिनको आप देख भी नहीं सकते, अगर आपसे बात की जाए कि आप ये है, ये छोटी डिस्टेंस नहीं है, इस मार्कर की लेंथ आप मेजर कर सकते हैं इजीली थ्रू योर स्केल. वर्नियर कैलिपर की मैंने आपको बात बताई थी. स्पेरोमीटर भी हम यूज़ कर लेते हैं, स्क्रू गोज हम यूज़ कर लेते हैं. वायर की थिकनेस अगर हम मेजर करनी है, लेकिन जो चीज़ें हमें दिखाई ही नहीं देती उनके लिए हम क्या यूज़ करें, उनके लिए कैसे कौन से मेथड्स यूज़ करें. तो हमारे पास दो ही मेथड है. एक तो एवोगाड्रो मेथड, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस मेथड जो एवोगाड्रो ने दिया था. अब ये किसके लिए यूज़ किया जाएगा, ऑर्डर आपके सामने है 10⁻⁻10 मीटर. मतलब अगर जो डिस्टेंस है वो 10⁻10 मीटर की डिस्टेंस हो, है ना. आप सो एज आई टोल्ड यू कि इनडायरेक्ट मेथड आपको कहाँ यूज़ करना है, फॉर मेजरिंग द स्मॉल डिस्टेंसेस, है ना. स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ऑर्डर क्या होगा आपका 10⁻10 मीटर. देखिए जो एटम्स का अगर हम देखें तो एटम क्या होता है, स्फेरिकल शेप होती है उनकी. तो जब आप बहुत ही लार्ज लेवल पे बहुत सारे एटम्स को आप क्या कर दें, पैक कर देंगे. फॉर एग्जांपल जैसे ये एटम्स हैं आपके, बहुत सारे एटम्स को एक साथ हमने क्या कर दिया है, टाइटली पैक्ड हो गए हैं ये. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ एटम्स यहाँ पर इस टाइप से हो जाएंगे. तो ये जो स्पेस हो जाएगा इनके बीच में, एम्प्टी स्पेस की जो बात की जा रही है, ठीक है. यहाँ पे कुछ स्पेस हो गया, कुछ खाली स्पेस है. तो एवोगाड्रो क्या कहते हैं, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी है जिसका हम यूज करेंगे किसके लिए, फॉर मेजरिंग द रेडियस, फॉर मेजरिंग द रेडियस ऑफ एटॉमिक साइज, है ना. या एटॉमिक फॉर मेजरिंग द रेडियस ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम की रेडियस को मेजर करने के लिए हम इस हाइपोथेसिस को यूज करेंगे. तो उनकी हाइपोथेसिस क्या है, वो क्या कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, ये आपका एक कोई भी सब्सटेंस है, इसके 1 ग्राम में, इसके 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, हमें पता नहीं है कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे. तो यहाँ पर जितने भी एटम्स मौजूद हैं, या जितने भी एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करता है, वो इस पूरे 1 ग्राम का जो वॉल्यूम होगा उसका 2/3 वॉल्यूम वो कंटेन करते हैं, ये अपने पास रखते हैं. दैट मीन्स कंटेन करके रखते हैं. आप कुछ भी वर्ड यूज कर लीजिए, आप समझ में आना चाहिए कि 1 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो जितना एक्चुअली वॉल्यूम है इसका, उसका 2/3 वॉल्यूम वो रखते हैं. समझ में आ रहा है. दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल ये एम्प्टी स्पेस है, तो अगर हम इस एम्प्टी स्पेस की बात करें तो ये 1/3 जो है वो पार्ट यहाँ पर निकल जाता है इनका इस एम्प्टी स्पेस में. तो एक्चुअली जो वॉल्यूम उन्होंने ऑक्यूपाई किया था वो 2/3 होता है पूरे वॉल्यूम का, 1 ग्राम सिचुएशन के अकॉर्डिंग. पूरे के लिए भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो. तो हाइपोथेसिस समझ में आ गया होगा आपको. अब हम क्या सोचते हैं, यहाँ पे कंसीडर करते हैं हम कि जो सब्सटेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास आपका कैपिटल M है. कोई भी एक सब्सटेंस है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है आपका, कैपिटल M, ठीक है. और यहाँ पर इस मॉलिक्यूलर मास में जितने नंबर, एवोगाड्रो नंबर होता है ना, नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, एवोगाड्रो नंबर एक आपकी पर्टिकुलर वैल्यू है. तो यहाँ पर मतलब इस मॉलिक्यूलर मास में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कैपिटल N. क्लियर. सो 1 ग्राम में क्या होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे. सो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास N/M. क्लियर. इफ R be the radius, if R be the radius
आर बी द रेडियस ऑफ एनी स्फेयर, अगर आर रेडियस होगी तो वॉल्यूम कितना होता है उसका 4/3, एक स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एनी स्फेयर, ये वॉल्यूम होता है किसी एक स्फेयर का। अब यहाँ पर 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स है n/m, तो इन सभी एटम्स का अगर हम इन सभी एटम्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू n/m multiply 4/3 pi r cube, n/m मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। एक्चुअली क्या कंसिडर की गई कंडीशन कि एक सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M है और उसमें जो एवोगाड्रो नंबर फिक्स एक वैल्यू है आपकी, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कैपिटल N है। तो 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, आपकी मॉलिक्यूलर मास है n/m, सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास है n/m। अब इन सभी एटम्स की जो 1 ग्राम में प्रेजेंट है उनका वॉल्यूम क्या होगा, n/m मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, ये वॉल्यूम आ गया। बट जो आपका हाइपोथेसिस है, एवोगाड्रो के अनुसार हाइपोथेसिस क्या कहता है उनका कि जितने भी 1 ग्राम में जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो पूरे वॉल्यूम का 2/3 रखते हैं। ये तो वॉल्यूम हुआ हमारे अकॉर्डिंग कि 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन एवोगाड्रो क्या कहते हैं कि ये जो वॉल्यूम है आपका ये इक्वल होता है हमेशा पूरे एक्चुअल वॉल्यूम के 2/3 की। वी क्लियर, and we know that another formula we are having, density is equals to, here density is represented by a new symbol rho, known as rho. Density is equal to mass over volume, mass over volume. Clear, rho is equal to mass over volume को हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, v। अब यहाँ पर बात करें तो rho into v is equal to mass and v is equals to how much, v is equals to mass over rho। आप यहाँ पे भी दे सकते हो, मतलब v is equals to क्या हो जाएगा, mass over rho, and v is equal to mass हमने कितना लिया है 1 ग्राम, so v is equal to 1/rho। v के स्पेस पे क्या रख सकते हैं, v को रिप्लेस कर सकते हैं, we can replace v by 1/rho। so now we get n/m multiply 4/3 pi r cube is equal to 2/3 multiply v के स्पेस पे 1/rho। Clear? Now you can find out the value of the r from this expression। आप यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखना है r कैसे आएगा, देख लीजिए पूरी सिचुएशन, आप r क्यूब यहीं पर छोड़ दीजिए, 2/3 रो, ये सभी ये जो वैल्यू है आपकी इधर आ जाएगी, 3 4 ये आपके मल्टीप्लाई में डिवाइड में पाई, r तो आपका एज इट इज है n/m, दैट इज कैपिटल M ओवर स्मॉल n। सो r क्यूब इज इक्वल टू, क्लियर, सो अब आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 1/2 हियर m ओवर रो पाई कैपिटल N, ये आपकी वैल्यू है और ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है तो इधर आकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 में। क्लियर, सो फाइनली वी कैन सी दैट, आप यहाँ पर भी अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या हमने रिजल्ट लिया है, r इज इक्वल्स टू कैपिटल N ओवर कैपिटल M ओवर 2 पाई रो n एंड पावर इज 1/3। ठीक है, देखिए एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास हमारे लिए नोन है, आपका कैपिटल N हमारे लिए नोन है और डेंसिटी भी हमारे लिए नोन होगी, तो हम यहाँ से आपका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट मीन्स एटॉमिक रेडियस, है ना, एटॉमिक रेडियस, और इसी के लिए आपको ये मेथड यूज करना है। नाउ आवर नेक्स्ट मेथड विल बी एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस हो गया। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये भी नेग्लिजिबल था, लेकिन अगर ऑर्डर आपका 10⁻⁻⁹ हो, है ना, 10⁻⁻⁹ अगर आपका ऑर्डर हो और आपको मेजर करनी है किसी भी मॉलिक्यूल की थिकनेस, कि मॉलिक्यूल की अगर थिकनेस आपको मेजर करनी हो तो आप कैसा या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो भी आपका बहुत फेमस मेथड है, उसमें आपको
सो लेट्स स्टार्ट योर सेकंड मेथड. सेकंड मेथड इज मॉलिक्यूलर लेयर मेथड. कहाँ पे यूज़ करेंगे आप इसे मॉलिक्यूलर लेयर मेथड को? पहले आप ये देख लीजिए मॉलिक्यूलर लेयर मेथड का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं. मॉलिक्यूलर लेयर मेथड आपका यूज़ किया जाएगा मॉलिक्यूल की थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए. मॉलिक्यूल किसी भी लिक्विड का होना चाहिए. यहाँ पर ये मोस्ट सुटेबल मेथड रहेगा आपका. और ऑर्डर क्या होना चाहिए? 10⁻⁹ ये आपका एक प्रैक्टिकल मेथड है. इस मेथड को आप इजीली समझ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको दो प्रिंसिपल ध्यान रखने हैं. वो आपको कैसे याद रखना है? देखिए, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूलर लेयर बनानी होगी, जिसमें मतलब लेयर एक ऐसी होनी चाहिए सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल हो. फॉर एग्जांपल इस टाइप से ये मॉलिक्यूल्स आपके लेयर में हो, मतलब इनके ऊपर कोई मॉलिक्यूल ना हो. ठीक है, ये एक लेयर मॉलिक्यूल कहलाती है आपकी, वन मॉलिक्यूल लेयर, है ना. तो अगर आपको इसकी लेयर की थिकनेस अगर आपसे पूछी जाएगी इसकी थिकनेस कितनी है, तो इसकी जो थिकनेस होगी वो किसके इक्वल होगी? इक्वल टू दी डायमीटर ऑफ दी मॉलिक्यूल. जो इसका डायमीटर होगा मॉलिक्यूल का, वही लेयर की क्या कही जाएगी? थिकनेस. तो हमारा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि एक लेयर थिकनेस कैसे हो सकती है, जो आपका लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, जिससे हम उसको जितना भी स्पेस प्रोवाइड कराएं वो उस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले. मतलब इतना ज़्यादा पतला लिक्विड हो. फॉर एग्जांपल ये एक कोई पॉट है और वो हमने इसको क्या किया, डाल दिया और उसने अपना स्पेस ले लिया. मतलब ये एक लेयर मॉलिक्यूल बन जानी चाहिए यहाँ पर, इस टाइप का स्पेस, जिसमें पूरा जो लिक्विड है आपका वो बहुत जल्दी से अपने आप को मतलब एक लेयर बन जाए उसकी, बहुत ज़्यादा पतली, मतलब उसकी विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए. कंडीशन है इसकी कि लिक्विड जो है वो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा चिपक जाए, है ना. मतलब वो एक दूसरे को दूर दूर कर दे. फॉर एग्जांपल अगर ये इस टाइप से होते हैं, अगर ये कैसे हो सकता है, ये जो मॉलिक्यूल है ये इस पे प्रेशर लगाएगा तो ये नीचे आ सकता है ना. तो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, अगर स्पेस कम है तो ये इस टाइप से मॉलिक्यूल यहाँ पर इस कंडीशन में होंगे, और स्पेस ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, स्पेस जब ज़्यादा हो जाएगा ये इस पर भी प्रेशर लगाएगा, ये इस पर प्रेशर लगाएगा, ये इस पर प्रेशर लगाएगा. प्रेशर लगाने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा सा इस साइड हो जाएंगे और ये स्पेस बना करके इस टाइप से नीचे आ जाएंगे. तो ये आपकी जो लेयर हो जाएगी वो वन मॉलिक्यूलर लेयर कही जाती है. तो इसके लिए आपको जो सोल्यूशन होना चाहिए, आपका जो लिक्विड होगा वो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए आपको पहली बात इस मेथड में हमें एक सोल्यूशन बनाना होता है और हमें एक्चुअली थिकनेस फाइंड आउट करनी है मॉलिक्यूल के थ्रू. मतलब मॉलिक्यूल की थिकनेस फाइंड आउट करनी है. मॉलिक्यूल की थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए हम एक लेयर सॉल्यूशन का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. वन मॉलिक्यूल लेयर हम यूज़ करेंगे, और वो जैसे आपका वाटर होता है. ठीक है, वाटर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं. इसके बाद एक्चुअली आपको जब थिकनेस फाइंड आउट करनी है, तो थिकनेस फाइंड आउट करने के हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी है. जैसे अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल का, अगर हमें वॉल्यूम पता चल जाए, इस मॉलिक्यूल का अगर हमें वॉल्यूम पता चल जाए, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? L इंटू बी इंटू एच के. तो L इंटू बी किसके इक्वल होता है? एरिया की. और ये जो हाइट है आपकी, यही हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? थिकनेस. तो इसका मतलब अगर इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हमारे पास आ जाए और एरिया हमें मालूम हो जाए, तो वी कैन फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ एनी मॉलिक्यूल, दैट इज V/A. समझ में आ रहा होगा आई थिंक. तो ये दो मेथड हमें इस प्रैक्टिकल मेथड में यूज़ करने हैं. और यहाँ पर ये जो आपका ऑर्डर है वो एग्जाम्पल आपका लिया जाएगा ऑलिक एसिड में. ऑलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वैसे मॉलिक्यूल हम देख ही नहीं सकते. पहली बात तो ये, आप उन्हें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात अगर हम छोड़ दें तो वो जो चीज़ हमारे लिए विजिबल ही नहीं है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, तो उनकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इन मेथड्स का यूज़ करते हैं. लेकिन मॉलिक्यूल के फील्ड में जो ऑलिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है वो CO2, CO2 इनके कंपैरिजन में मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा होता है. मॉलिक्यूल के फील्ड में हमारे लिए तो वो छोटा ही है. तो उस टाइप की मॉलिक्यूल की थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए हमें ये दो प्रिंसिपल ध्यान रखने हैं. फर्स्ट इज वन मॉलिक्यूलर लेयर. आप कैसे बनाएंगे? आपका लिक्विड क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए. मॉलिक्यूल्स आपके आपस में चिपके नहीं, जो जिससे कि वो एक दूसरे क्या बन जाए, एक दूसरे के ऊपर हो जाए, है ना. मतलब वो ऐसे हो कि स्पेस अगर उन्हें मिलता है तो वो एक वन मॉलिक्यूलर लेयर बना लें. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, है ना. वाटर तो आप देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आप उन्हें नहीं देख सकते. ठीक है. एंड द सेकंड प्रिंसिपल इज दिस. कैसे थिकनेस फाइंड आउट करेंगे? अगर उस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हमें पता चल जाए और एरिया हम देख लें वहाँ से, तो T इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एयर के अकॉर्डिंग हम थिकनेस वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर. तो अब आप देखिए एक सोल्यूशन आपको बनाना है. कैसे बनाएंगे? सोल्यूशन आपको इस टाइप से बनाना है. 20 cc की अगर हम बात करें, 20 cc इन द सेंस 20 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन अगर हम बात करें, तो उसमें हमें क्या करना है? 1 cc जो रखेंगे, 1 cc आपका आएगा ऑयलिक एसिड. 1 cc आपका ऑयलिक एसिड होगा.
और बाकी 19 सीसी जो रहेगा वो आपका अल्कोहल रहेगा। ठीक है, अल्कोहल रहेगा। अब अल्कोहल की यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे क्योंकि अल्कोहल को हम अपनी मर्जी से इवेपोरेट कर सकते हैं, अल्कोहल आसानी से इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो 19 और 1 सीसी, तो ये जो आपका पूरा सोल्यूशन बनेगा वो किस टाइप से बन जाएगा, 20 सीसी सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली इसी टाइप से हमें सोल्यूशन की क्वांटिटी को अगर हम इंक्रीज कर दें तो 500 सीसी हमें यहाँ पर क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। 500 सीसी में आपका 1 सीसी या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो रहेगा वो आपका ऑयलिक एसिड होगा और बाकी 499 जो होगा वो आपका अल्कोहल होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कंसंट्रेशन किसकी कम रखी है। ठीक है, तो अगर अब ये जो सॉल्यूशन है आपका 500 सीसी है ना, लेकिन 500 सीसी सॉल्यूशन में आपका ऑयलिक एसिड कितना है, 1 सीसी। आपने इस टाइप से क्या बना लिया, 500 सीसी सॉल्यूशन बना लिया, तो 500 सीसी सॉल्यूशन कितना आएगा आपका, अल्कोहल कितना परसेंट है इसमें, 1 सीसी है ना, ऑयलिक एसिड 1 सीसी ऑयलिक एसिड परसेंट है। अब 1 सीसी सॉल्यूशन में ऑयलिक एसिड कितना होगा, 1/500 ऑयलिक एसिड है ना, सीसी। तो 500 सीसी में क्वांटिटी 1 सीसी ऑयलिक एसिड की है, लेकिन 1 सीसी सॉल्यूशन में 1/500 आपका क्या है, 1/500 आपका 400 भी ले सकते हो, 1/500 आपका क्या हो जाएगा, सीसी ऑयलिक एसिड। ठीक है, ये तो आई है कि पूरे सॉल्यूशन में से 1 सीसी की हमने बात की है कि 1 सीसी है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में ऑयलिक एसिड 1/500 है आपका। ये हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। अब हमारी कैलकुलेशन यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, ये तो आपने बनाया है क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, सो 1 सीसी सोल्यूशन में आपके 1/500 ऑयलिक एसिड है। अब आपको क्या करना है, आपकी जो केमिस्ट्री लैब है आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल मेथड है, परफॉर्म करना है आपको, तो ब्यूरेट एक इक्विपमेंट होता है आपके पास। तो जब आप क्या करेंगे, इस सब को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, एक इक्विपमेंट यूज़ करना है, ब्यूरेट है ना। तो ब्यूरेट जो होता है आपकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, तो जब आप ब्यूरेट यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये एक नोब होती है जिसके थ्रू आप यहाँ से क्या ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं। और उसमें इस टाइप से यहाँ पर क्या होता है, पैरामीटर लगा हुआ होता है, एक मेजरमेंट स्केल लगी हुई होती है। तो आपने इस सॉल्यूशन को इसके अंदर डाला और आपने इसको कहाँ तक फिल किया, यहाँ तक 440 या 550 तक कह सकते हो, 50 सीसी तक आपने इसको क्या कर दिया है, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर तक आपने इस सॉल्यूशन को फिल कर दिया। ठीक है, और आपने इसको नोब को खोल दिया और ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इस सॉल्यूशन को इस यहाँ पर बीकर में ले रहे हैं और आप उस ड्रॉप को काउंट भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए, आपने यहाँ पर 10 ड्रॉप्स को काउंट किया है ना, और 10 ड्रॉप्स काउंट करने के बाद ये जो सॉल्यूशन आपने देखा ये 50 से कहाँ पर आ गया है, 49 सीसी पर आ गया है। तो आपने क्या देखा कि 10 ड्रॉप्स कितने उसमें वॉल्यूम में, 1 सीसी में कितनी ड्रॉप्स आ रही हैं, 10 ड्रॉप्स। ठीक है, तो अगर हमें इन ड्रॉप्स के वॉल्यूम को कंसीडर करना है कि क्या वॉल्यूम होगा एक ड्रॉप का, है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने क्या देखा, 1 सीसी में कितने हैं, 10 ड्रॉप्स है। हमने क्या किया है, सॉल्यूशन को इस ब्यूरेट में डाला और 50 तक आपने उसको फिल कर दिया। इसके बाद आप इसको ओपन करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उसको नीचे बीकर में ले रहे हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उसको काउंट भी कर रहे हैं। आपने काउंट की कि 10 ड्रॉप हो गई हैं और 10 ड्रॉप कितने उसमें आई हैं, 49 सीसी तक। 10 ड्रॉप हो गए तो 49 सीसी आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे इसको काउंट कर लिया कि 49 सीसी वॉल्यूम में क्या डिक्रीमेंट आया, 49 सीसी। तो हमें क्या समझ में आया कि 1 सीसी में कितनी ड्रॉप्स थी, 10 ड्रॉप्स हैं, लेकिन हमें तो वॉल्यूम एक ड्रॉप का काउंट करना है ना कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर आप इसे एक ड्रॉप के लिए देखेंगे या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 ड्रॉप्स इज इक्वल टू 1 सीसी। तो 1 ड्रॉप की बात की जाएगी तो कितना हो जाएगा, 1/10। दैट मीन्स हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो अब बात देखिए आपको कैसे करना है। तो हमने क्या किया, इस मेथड के थ्रू नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट की। लेट द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इज इक्वल टू V। हमने मान लिया कि जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 ड्रॉप है। आप इसे स्मॉल v ले लो,
ठीक है। लेट द वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप इज इक्वल टू वी। अब अगर 1 2 3 4 5 अप टू एन ड्रॉप की बात करें तो एन ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, एन ड्रॉप इज इक्वल टू एन वी। एन ड्रॉप का वॉल्यूम आ गया आपके पास एन इंटू वी। ठीक है। अब ये तो पूरा सोल्यूशन था। इस पूरे सोल्यूशन में एन ड्रॉप का वॉल्यूम तो आपने देख लिया। इस पूरे सोल्यूशन में हमने ड्रॉप भी काउंट कर ली है। तो जो सोल्यूशन था आपका कितना था, 500 सीसी का सोल्यूशन था आपका 500 सीसी। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो इस पूरे 500 सीसी में ऑयलिक एसिड की कितनी ऑयलिक एसिड की जो ड्रॉप्स हैं उनका वॉल्यूम कितना है, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, NV ओवर 500। इट इज द वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। एन ड्रॉप का वॉल्यूम NV हो गया, लेकिन इन ड्रॉप्स में ऑयलिक एसिड की क्या क्वांटिटी है वो NV ओवर 500 होगा, जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। ठीक है। तो सॉल्यूशन आपने यहाँ रखा, ड्रॉप्स की हमने बात की, तो इन ड्रॉप्स के लिए जो ऑयलिक एसिड होगा, अगर हम ऑयलिक एसिड की क्वांटिटी को बताएं क्योंकि हम उसी के लिए देख रहे हैं, NV ओवर 500। ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, ऑयलिक एसिड के लिए। क्लियर। तो वी कैन कैलकुलेट हियर, हम कर सकते हैं ना। द वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड इन एन ड्रॉप्स, ये वॉल्यूम हो गया आपका किसका, वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड इन एन ड्रॉप्स। तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया। अब आपके लिए जो थिकनेस की बात की गई थी, क्योंकि हमें वन लेयर के अकॉर्डिंग, जो वन लेयर थिकनेस की अगर हम बात करें तो जो मॉलिक्यूलर का डायमीटर था वो ही आपकी थिकनेस थी। तो मॉलिक्यूलर का डायमीटर कैसे फाइंड आउट करना था, बताया था ना अभी, डायमीटर कैसे करेंगे, थिकनेस हम उसको वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम और एरिया हमें पता होना चाहिए था और थिकनेस हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। T इज इक्वल्स टू V/A करके वॉल्यूम हमारे पास आ गया। अब बात आती है एरिया की। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें क्या करते हैं, एक हम है को वेसल, करेक्ट वर्ड है, एक वेसल हमने यहाँ पर ले लिया है। ये वेसल थोड़ा सा वाइड वेसल होना चाहिए आपका। तो वाइड वेसल में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फिल कर लिया है वाटर। वाटर के ऊपर हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन की क्या डालते हैं, लेयर को डाल देते हैं। और ये कितनी पतली है, पहले ही बता दिया आपको, 1/500। ये इतना थिक जो है, इतने ज़्यादा पतला सॉल्यूशन हमने बनाया था। तो बहुत ज़्यादा इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा कम रहनी चाहिए। तो 1/500 हमने सॉल्यूशन के लिए बनाया है इसको, सही 1/500 का। तो आप क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को इस वाटर के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो जब आप इस सॉल्यूशन को इस वाटर के ऊपर स्प्रेड करते हैं तो ऑयल की स्ट्रक्चर कैसी होगी, जितना उसको लेना है स्पेस वो ले लेगा, मतलब एक धब्बा, एक पैच जैसी स्ट्रक्चर यहाँ बन जाएगी। ये ऑयल आपने देखा है, जब वाटर की जो लेयर होती है वो ऑयल मिक्स तो नहीं होता, उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है अपनी पतली सी। तो हमने इस सॉल्यूशन को क्या किया, इसमें ऑयलिक एसिड है तो हमने ऑयलिक एसिड को डाला, तो उसने क्या कर ली, जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर उसने ले ली है। तो अब आपको एरिया मेजरमेंट करनी है एरिया की, कि कितना एरिया होगा। तो एरिया कैसे मेजर करेंगे, तो एरिया आप मेजर करने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर का यूज करना है। ग्राफ एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको मैंने यहाँ पर ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में कैसे होता है, मेजरमेंट कर सकते हैं ना। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती हैं और वर्टिकल लाइंस भी होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के बीच में आपका जो एरिया होता है वो मेजर किया जा सकता है। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के बॉक्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर के स्पेस पे एक बॉक्स बने होते हैं, उनके अंदर भी स्क्वायर्स होते हैं। तो आप कैसे देखेंगे, आपने क्या किया, ये आपका कोई भी जो है, आप सपोज कर सकते हैं कि वेसल है, उस पर आपको क्या करना है, उसको आप फोल्ड करते हुए आपको, मतलब आप उसे क्या करेंगे, आपने फोल्ड करते हुए आप उसे इस टाइप से टच कराते हुए आप उसको ले गए, है ना। जैसे ये है, आपने इसको टच कराया और एक बार ये है आपका, आपने उसको टच कराते हुए आप उसको आगे की साइड ले गए। तो आप इसमें क्या देखेंगे कि जो ऑयलिक एसिड होगा वो अलग आपको दिखाई देगा और वाटर आपको अलग दिखाई देगा। तो जितने भी एरिया पर आपका ऑयलिक एसिड कवर हुआ है आप उसे काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके 30, 40, 50, 60 जितने भी आपके बॉक्सेस आएंगे इसमें, वो आप उन्हें काउंट कर लीजिए। और मेजरमेंट आपके पास होती है, 1 सेंटीमीटर पर आपका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बॉक्स होता है, उसके अंदर भी बॉक्सेस होते हैं। तो आप उन्हें काउंट करके वहाँ से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके थ्रू एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपके थ्रू आपके पास देखिए एरिया भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम भी आपके पास आ गया है। तो आपको क्या मालूम करनी थी, थिकनेस। तो T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू टी, एंड T इज इक्वल्स टू V ओवर A। सो V क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ये है आपका, NV ओवर 500, NV ओवर 500 और एक क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला फाइनली हमें क्या मिलता है,
T इज इक्वल्स टू NV/500 मल्टीप्लाई A। अब देखिए N ड्रॉप्स हमें पता है, V वॉल्यूम हमें पता है, A एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया 500, आपको पता ही है, वी कैन कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ एनी डायमीटर। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे। तो ये देखिए दो ही मेथड थे इनडायरेक्ट में आपकी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है सो ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।